start in a minute, friends. Just 30 seconds, please. आगे बढ़ते फ्रेंड्स, तो इक्विटी का कैटेगरी अपने लोग सब जानते ही हैं। म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी भी एक क्लास है, और उसके अंदर में अनलिस्टेड शेयर में भी काफ़ी अच्छा काम होता है। उसमें भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है। जो मार्केट सेवी है, हर जन उस फील्ड को नहीं समझता है, बट वो भी एक अपॉर्चुनिटी होता है। तो अभी अपने एक एसेट एलोकेशन क्विल्ट देखेंगे कि अलग अलग टाइम पे कौन सा चीज चलता था। भाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग तरह का जो प्रोडक्ट है वो अपने को रिटर्न्स दिया है। ये है फ्रेंड्स एसेट एलोकेशन क्विल्ट। आपको दिख रहा है ये एसेट एलोकेशन क्विल्ट? तो दिस आई विल गिव इन द ग्रुप ऑल्सो। तो जैसे 2010 में 11 में गोल्ड गेव द बेस्ट रिटर्न्स। थैंक यू। गोइंग फर्दर, थैंक यू विवेक जी। गोइंग फर्दर 2012 में मिड कैप वाज द बिगेस्ट रिटर्न गिवर। फिर इंटरनेशनल फंड, फिर स्मॉल कैप, अलग अलग टाइम पे अलग अलग एसेट क्लास अपने को रिटर्न दिया। क्रेडिट रिस्क कुछ साल में इक्विटी स्मॉल कैप 6%, इंटरनेशनल माइनस, लार्ज कैप माइनस, गोल्ड माइनस। तो उस टाइम पे वी हैव टू कीप पेशेंस। लार्ज कैप में है उस टाइम पे, लार्ज कैप में छोड़ के अगर हम लोग इधर उधर घुस जाएंगे तो उसमें फिर क्या है कि इधर से उधर में सब चीज लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए वी नीड टू डेवलप ऑल वेदर पोर्टफोलियो कि कभी अपने को लार्ज कैप रिटर्न देगा, तो कभी अपने को क्रेडिट रिस्क रिटर्न देगा, तो कभी अपने को स्मॉल कैप देगा, तो कभी अपने को गोल्ड देगा। यूजुअली हम स्मॉल कैप प्रीफर नहीं करता है, बट स्टिल आइडिया इज कि वी हैव टू हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। So friends, we will discuss some strategies now. ना अभी ये पीपीटी का काम हो गया। Now we will discuss strategies from a different sheet. ये फ्रेंड्स अपना म्यूचुअल फंड का स्ट्रेटेजीज हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। इसमें आप देख रहे हैं जो आपको इंडिकेटर बताया था, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ आवर म्यूचुअल फंड ब्रोकर, जो अपने को ये मंथली प्रोवाइड करवाते हैं।
तो यहाँ पे 29 फरवरी में ये भी अवे बता रहा था, टेक्निकल भी अवे बता रहा था और कोरोना का खबर भी था, तो हम लोग निकल सकते थे। तो फ्रेंड्स, सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी मार्केट में तो यही होता है कि नीचे लो ऊपर बेचो। हम लोग जैसे बाजार में जब हम लोग ट्रेडिंग और करवाते थे पहले रिटेल लोगों को, तो वो लोग बोलते थे कि भाई क्या टिप बताओ, टिप। तो बोलते थे नीचे लो ऊपर बेचो। तो इट इज इजियर सेड देन डन। तो लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, वो स्ट्रेटेजी से हम लोग कर सकते हैं। हमारा जो सेफ्टी वेल स्ट्रेटेजी है वैल्यू एवरेजिंग का, तो वो हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। से उसमें लमसम में अपने बेटर समझेंगे। से अपने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किए और 1 साल के बाद में वी विल कैलकुलेट इट एवरी मंथ कि 1 करोड़ रुपया 15% के हिसाब से कितना होना चाहिए। तो से 1 करोड़ रुपया 15% के हिसाब से होना चाहिए था 1 करोड़ 15 लाख। लेकिन मार्केट बूम बूम था, मार्केट में लिक्विडिटी का फ्लो था और मार्केट ओवर वैल्यूड था, तो उसका वैल्यूएशन 1 करोड़ 27 लाख। तो यानी होना चाहिए था 15% के हिसाब से 1 करोड़ 15 लाख, था 1 करोड़ 27 लाख। तो ज्यादा था 12 लाख, वो 12 लाख हम लोग निकाल लेंगे। तो क्या हुआ, एक ओवर वैल्यूएशन में पैसा निकाल लिया। फिर अगला महीना कैलकुलेट किए, उस टाइम भी अगेन मार्केट बूम बूम था, होना चाहिए था 1 करोड़ 16 लाख समथिंग, था 1 करोड़ 21 लाख। तो अगेन हम सरप्लस 5 लाख रुपया निकाल लिया। फिर जब बाजार गिरा तब हमारा वही वैल्यूएशन मार्च में होना चाहिए था, जहां 1 करोड़ 17 लाख समथिंग, वो हो गया 1 करोड़ 9 लाख। तो बाजार गिर गया तो हमारा वैल्यूएशन कम हो गया। तो ये जो डिफरेंस है हम इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या हुआ, लोअर भाव में हम इन्वेस्टर है, लोअर भाव में हम बायर है और हायर भाव में हम सेलर है। एक तरह का जॉबर बोल दीजिए, आर्बिट्रेज बोल दीजिए, ये अपने को मिल गया। इसमें क्या अपने को डिसअपॉइंटमेंट होने का चांसेस बहुत कम है कि पूरा बाजार गिर गया यार, पूरा का पूरा अपना रिटर्न चला गया। इसमें क्या होगा, जैसे जैसे बाजार बढ़ता जाएगा आपका 15% ऊपर का रिटर्न आप निकालते जाएंगे और डेट में डालते जाएंगे, तो यू कीप बिकमिंग सेफर एंड सेफर एंड सेफर। और जैसे जैसे बाजार गिरेगा आपका डेट का पैसा को आप डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, तो लॉन्ग टर्म में आपका यील्ड मच बेटर आएगा। और इसमें नॉर्मल में भी एसआईपी से बेटर आपका एवरेज कॉस्ट आएगा। एक तो होता है कि एवरेज, नॉर्मल एवरेजिंग, कि हर महीना उतना ही खरीदना भाव कुछ भी हो। एक होता है कि उतना ही रुपया डाल के खरीदना, तो वो हो गया एसआईपी, वो हो गया रुपी कॉस्ट एवरेज। और ये हो गया अपना वैल्यू एवरेज। ये चीज अपने एसआईपी में भी कर सकते हैं कि भाई मेरे को फॉर एग्जाम्पल 5,55,000 का मेरा एसआईपी का इंस्टॉलमेंट है। वही 5,55,000 अगला महीना 15% के हिसाब से होना चाहिए था 5,90,000, लेकिन है कम, लेकिन है कम। तो हम वो जो डिफरेंस है, सॉरी, होना चाहिए था 5 करोड़ 62 लाख, एक्सपेक्टेड है ज्यादा 5 करोड़ 90 लाख। तो ये जो डिफरेंस है वो हम डिडक्ट कर देगा अपना एसआईपी अमाउंट से और हम कम एसआईपी करेंगे। मार्केट बढ़ा हुआ में हमारा पैसा कम जाएगा और मार्केट अगर गिरा हुआ रहेगा तब हमारा एसआईपी का अमाउंट ज्यादा जाएगा। एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट हो गया। तो हमारा जो मंथली इन्वेस्टमेंट जाएगा वो गिरा हुआ बाजार में ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर बताएगा कि आपका इतना बनता है, हम उतना डाल देंगे। वो बोलेगा ज्यादा तो हम ज्यादा डाल देगा, वो बोलेगा कम तो हम कम। इसमें क्या है, हम लोगों को ऑलवेज एसआईपी से, जो नॉर्मल जो हम लोग एसआईपी करते हैं उससे ज्यादा रिटर्न बैठेगा, ज्यादा बेटर एवरेजिंग आएगा इस केस पर। उस केस में अपने पैसा निकालते भी रहेंगे और डालते भी रहेंगे। इसके अलावा कई लोग बहुत जैसे हम जैसे फ्रेंड्स 2010 का साल से मेरे पास ARN है। आई कुड हैव सोल्ड म्यूचुअल फंड, इज इट मंथली बेसिस रिटर्न और एनुअल? आशीष, ये ऑलवेज CAGR होता है, लेकिन अगर बड़ा फंड है तो हम लोग लमसम में हर 1 साल के बाद हर महीना कैलकुलेट करते हैं। और अगर अगर अपना मंथली SIP है तो हम लोग हर महीना वो 15% एक महीना में कितना बनना चाहिए, दैट इज द कैलकुलेशन।
15% एक महीना का नहीं हो सकता है। CAGR 15% एक महीना में शायद 1.25% आता है। तो वैसे अगर तुम पूछेगा तो एक महीना में 1.25%। आई होप इट इज क्लियर आशीष। हाँ, क्योंकि वो कल वाला भी जो हम पहला दिन में भी जो हमारा प्रेजेंटेशन में रहता है कि मंथली इनकम कैटेगरी में 9 से 12%, तो बताने से लोग समझते हैं महीना का 10% दे रहा है। महीना का पे आउट है वो CAGR। ओके ओके, है वो CAGR ईयरली का। तो कई लोग क्या है, जैसे हम जो बोल रहा था कि 10 साल से आई हैव गॉट दी ARN सो दैट आई कैन सेल म्यूचुअल फंड, बट आई नेवर सोल्ड म्यूचुअल फंड, क्योंकि हमको ऐसा लगता था आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी वैल्यू। सर SIP कर लीजिए, SIP कर लीजिए, LIC कर लीजिए, LIC कर लीजिए, तो इट इज लाइक एन ऑब्लिगेटरी जॉब। सामने वाला ठीक है, बाकी वो और किसी से करता, हमसे कर लिया। वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में भी कर सकता था, चलो हमारे पे एहसान कर दिया, लेकिन आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी वैल्यू। So when I found these people and I saw that we are giving them solutions and something better than what they will get on themselves, so that is when I started, marketing mutual fund also, maybe around 2 years back or 1.5 years back. And इसमें हम लोगों के पास हर तरह के आदमी के लिए सॉल्यूशन है। जो अच्छा रिटर्न बनाना चाहता है उसके लिए एक वैल्यू एवरेजिंग का स्ट्रेटेजी है और एक ऑल वेदर पोर्टफोलियो बोल के ही एक पोर्टफोलियो है, जैसे हम पहले भी बताया था। उसमें हम लोग इक्विटी, डेट, गोल्ड में अलग अलग टाइम पे एसेट को डाइवर्सिफाई रखते हैं। उसका हम रिटर्न जब दिखाएगा, उसका बहुत अच्छा रिटर्न बैठा है पास्ट का 20 महीना में, एंड होपफुली आगे भी वैसा अच्छा रिटर्न बैठेगा। और जो लोग बहुत ही ज्यादा रिस्क अवर्स होते हैं, कितना भी समझाने के बाद में जो लोग नहीं समझना चाहते हैं कि रिस्क एक्चुअल में इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट करना सबसे बड़ा रिस्क है, तो उनके लिए हमारे पास एक लो रिस्क पोर्टफोलियो है। उसका सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका पैसा लिक्विड में रखेंगे या सेफेस्ट डेट इंस्ट्रूमेंट में रखेंगे, म्यूचुअल फंड का सेफेस्ट डेट इंस्ट्रूमेंट में। उससे जो इंटरेस्ट आएगा, उससे जो रिटर्न आएगा, खाली उसको इक्विटी में डालेंगे तो आपका कैपिटल सेफ है। कैपिटल पे भी कुछ इंटरेस्ट आपको सेफेस्ट वे में मिल रहा है, लेकिन उसका जो रिटर्न है वो हम लोग डालेंगे इक्विटी में, तो हमारा यील्ड थोड़ा थोड़ा करके वक्त के साथ बढ़ता रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो 2001-2 में स्टार्ट किया उसका यील्ड यहाँ पे 6.44% है, और जो जितना पहले स्टार्ट किया उसका उतना ज्यादा यील्ड पे बैठ गया, क्योंकि SIP का रिटर्न्स को हम लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये यील्ड बढ़ाने का है, कैपिटल प्रोटेक्टेड रखते हुए हम लोग अपना यील्ड बढ़ा रहे हैं। तो ये सेफेस्ट से सेफेस्ट जो लोग चलना चाहते हैं उन लोगों के लिए है, टिपिकली नॉट फॉर अस। उसके अलावा एक कैपिटल, ये तो हो गया लमसम वाला स्ट्रेटेजी। एक हो गया SIP वाला। उसमें क्या करते हैं कि हम लोग डेट फंड में SIP स्टार्ट करते हैं और 3 साल तक डेट फंड में SIP करते हैं, और चौथा साल से डेट फंड का 10% स्विचिंग स्टार्ट करते हैं डेट फंड से इक्विटी में। उसमें भी अपना रिटर्न हरदम बढ़ता ही रहता है, कम नहीं होता। अपना कैपिटल भी सेफ रहता है, SIP डेट में चलता है बोल के अपना SIP डेट से रिटर्न आता रहता है, और फिर अपना यील्ड भी बढ़ता रहता है, क्योंकि चौथा साल से हम लोग हर साल 10-10% करके अपना स्विचिंग बढ़ाते रहते हैं इक्विटी में। तो इक्विटी में ऑब्वियसली रिटर्न ज्यादा है, तो रिटर्न कहीं भी फ्लक्चुएट नहीं करता, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, क्योंकि प्राइमरीली SIP 3 साल तक हमारा डेट में चला है, और डेट में चलने की वजह से हमारा कैपिटल प्रोटेक्शन का जो एलिमेंट है वो बहुत बड़ा है। और खाली चौथा साल से 10% ऑफ दी SIP अमाउंट हम लोग इधर में स्विचिंग स्टार्ट करते हैं। तो 4th ईयर में 20, ऐसे करके 13वां साल में दोनों में इक्वल SIP होता है, तो ऑलरेडी डेट में बहुत बड़ा फंड जमा हो जाता है। तो जिसको एकदम मतलब टची टाइप का और बहुत ही कैपिटल प्रोटेक्शन चाहिए, उनके लिए ये स्ट्रेटेजी है। तो वी आर क्रिएटिंग वैल्यू हर जन के लिए, जिस भी तरह का उनको स्ट्रेटेजी चाहिए वी आर प्रोवाइडिंग। और आई सजेस्ट माय क्लाइंट्स की हमारा जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है उसके अलावा दे मस्ट डू ओनली सेफ्टी वेल एंड ऑल वेदर पोर्टफोलियो। ऑल वेदर पोर्टफोलियो का भी रिटर्न बहुत या इट सीम्स लाइक दैट अजय, बट वो अपने जब समझते हैं तो वो समझ में आता है, नहीं ठीक है, वो
उस तरीका से है। तो मेन द अंडरस्टैंडिंग इज दैट आई होप यू हैव गॉट द अंडरस्टैंडिंग। तो ये ऑल वेदर पोर्टफोलियो, इसमें अपने लोग अक्रॉस एसेट क्लास इन्वेस्ट करते हैं। करंटली ये फरवरी का है इनका, अपने पॉसिबली कल लेटेस्ट वाला देखेंगे या आज टाइम हो तो आज ही देखेंगे। अक्टूबर में जो लोग इन्वेस्ट किए वो लोग 50% डेट में किए थे, 50 गोल्ड में किए थे, तो उनका आज के दिन में रिटर्न 14% बैठ रहा है ओनली इन CAGR। तो इसमें रिटर्न दिखाने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर 12 महीना से कम का रिटर्न है तो इट इज एब्सोल्यूट रिटर्न, और अगर 12 महीना से ज्यादा का है तो इट इज CAGR रिटर्न। तो नवंबर में जो डाला था उसका फरवरी में 14-15 महीना हो जाता है, उसको 10% CAGR रिटर्न, and it is not readjusted every month. It is readjusted after considering the this वो जो एग्जिट लोड होता है वो कंसीडर करके, और उसके अलावा अगर अपने को लगता है कि मेजर फॉल कोई आ सकता है तो इन स्पाइट ऑफ दैट वी कैन स्विच। तो ये एक पोर्टफोलियो आई रेकमेंड कि आप इसमें भी कुछ पैसा डालो, चाहे लमसम चाहे SIP, क्योंकि इसमें अपने देख रहे हैं हर महीना, मतलब ये महीना टू महीना का रिटर्न नहीं है। जो दिसंबर में इन्वेस्ट किया उसका फरवरी 2020 में ये रिटर्न है, जो जनवरी में इन्वेस्ट किया उसका फरवरी में ये रिटर्न। इसमें महीना टू महीना का चेंजेस नहीं है। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। जो आदमी जून 2019 में इन्वेस्ट किया उसका ये एसेट एलोकेशन रहा, और उसका रिटर्न आज के दिन फरवरी के दिन में, फरवरी एंड में ये था। अपने कल शायद या पॉसिबली आज ही लेटेस्ट देखेंगे। और तीसरा एक रेगुलर इनकम सॉल्यूशन है इनका, जिसके अंदर में हम लोग जिसको रेगुलर इनकम चाहिए होता है उसको हम लोग पोर्टफोलियो की इस तरीके से एलोकेट करते हैं डे 1 से, कि उसको FD में जहाँ पे वो रकम टूट जाता पूरा, वो इस म्यूचुअल फंड में उसका वैल्यूएशन भी बढ़ता है और उसका जो रेगुलर जो नीड है वो भी फुलफिल होता है। अपने लेटेस्ट जुलाई एंड का रिटर्न देखते हैं, ये ऑल वेदर पोर्टफोलियो का, इज ऑल्सो क्वाइट वंडरफुल। Taking some time. तो ये फ्रेंड जुलाई का है। जुलाई में अभी तो सितंबर आ गया, तो जुलाई में SIP थिंग वाज ओवर हियर, and through our value averaging strategy we had created an alpha of 5.9%.
हमारा जो वैल्यू एवरेजिंग का जो सेफ्टी वेल्थ का स्ट्रेटेजी था उसमें 6% का हमारा रिटर्न आ रहा था, और अगर नॉर्मल SIP कोई करता तो उसका -1%, तो 6% का अल्फा था। गेटिंग इट गाइस? एम आई गोइंग टू फास्ट? होप आई एम नॉट गोइंग वेरी फास्ट। तो फिर ये अपना रेगुलर इनकम प्लान का था, इसमें क्योंकि बाजार गिरा हुआ था तो दे वर नेगेटिव। लो रिस्क पोर्टफोलियो में अगेन नॉट पर्टिकुलर थिंग ऑफ आवर इंटरेस्ट। ये इनका ऑल वेदर पोर्टफोलियो का रिटर्न है, ये आप लोग देख सकते हैं कि ऑल वेदर पोर्टफोलियो में इनका रिटर्न कितना अच्छा बैठ रहा है। अक्टूबर का जो था 22 महीना में 23% का CAGR, नवंबर में जो इन्वेस्ट किया उसका 20%, एंड अक्रॉस द बोर्ड इट इज वेरी गुड। तो एसेट एलोकेशन के अंतर्गत अगर अपने कुछ पैसा इसमें भी रखते हैं तो अपना डेट और गोल्ड में भी अच्छा से रहेगा पैसा इन्वेस्टेड, एंड वी विल गेट गुड रिटर्न। और बाजार गिरने के पहले में देखिए जुलाई में इन लोगों का गोल्ड में, अभी गोल्ड जैसे गिरना स्टार्ट हुआ है तो ये लोग पहले से अपना गोल्ड में पोजीशंस हटा चुके हैं, तो दे आर लुकिंग फॉर डिसेंट रिटर्न्स। क्योंकि रिटर्न्स में भी ऐसा है कि टॉप का 20% और बॉटम का 20% पीपल डोंट एस्पायर। सेवी यू नो इन्वेस्टर्स एंड सेवी एडवाइजर्स, दे डोंट एस्पायर टू बी द बॉटम फिशर्स, कि एकदम समुद्र के गहराई में जाके हमको मोती और मछली नहीं लेके आना, क्योंकि वहां पे इतना गहराई में डीप डाइव करने से बहुत सारा तरह का रिस्क होता है, लाइफ रिस्क होता है। तो अगर हम लोग उतना गहराई में नहीं भी जाते हैं तभी भी अगर हम लोग 20% पहले से अगर हम लोग घूम जाते हैं तभी भी वी कैन मेक वेरी गुड रिटर्न। और ऊपर ही ऊपर रहेंगे अगर हम लोग तो हम लोगों को कभी भी अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छा मछली थोड़ा गहराई में मिलता है। तो हम लोगों का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि वी मेक डिसेंट रिटर्न्स, बट वी आर मेकिंग मोर देन डिसेंट रिटर्न। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है फ्रेंड्स जो कि हम लोगों के पास ही है, जिसमें यू कैन कंसीडर स्टार्टिंग SIP और इन्वेस्ट स्मॉल लम्प सम। So as of in August, they had exposure in these schemes: SBI Focused, SBI Health Opportunity, SBI PSU Fund. They are looking, seeing that SBI PSU Fund and Logistics Fund में किसी का भी PSU Fund और Logistics Fund में they are seeing good returns going forward, and also in pharma. और जो खाली म्यूचुअल फंड के थ्रू करता है उनका ये एडवाइजरी था जुलाई में कि यू इन्वेस्ट 60% इन इक्विटी एंड 40% इन डेट, जो कि इनका अगस्त में चेंज हो गया 50 इक्विटी 50 डेट, क्योंकि बाजार बढ़ गया था तो ये लोग इक्विटी का एलोकेशन कम करते। कंजर्वेटिव में दे वर ऑलरेडी गिविंग 40% एलोकेशन टू इक्विटी। ये इनका जो पोर्टफोलियो का एनालिसिस है ये है कि भाई जो आदमी खाली म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए हम लोग एसेट एलोकेशन म्यूचुअल फंड के थ्रू करेंगे, तो 40% अभी इक्विटी रहेगा, 60% डेट रहेगा। तो इतना सारा इक्विटी का स्कीम्स और इतना सारा डेट का स्कीम्स कि वी आर डाइवर्सिफाइड इनफ, किसी भी एक फंड में कुछ भी होता है तो वी आर नॉट सीरियसली एक्सपोज्ड, एंड दे कीप गिविंग द परफॉर्मेंस मंथ टू मंथ, किस तरह का परफॉर्मेंस बन रहा है। So basically friends, this is it from my side today, and possibly we will revise what we had covered yesterday and do the believability part कि हम लोग कैसे ये रिटर्न्स पास्ट में बना है और कैसे आगे भी बनेगा। अभी अगर अपना कोई क्वेश्चंस है so we can discuss any question and answer about the presentation also. Probably Ashish and some people had some confusion and needed clarity. तो आप लोग पूछ सकते हैं इन चैट और बाय अनम्यूटिंग योरसेल्फ, प्लीज गो अहेड।
Sir, do you suggest any book or course for a basic study of asset allocation? I am new to the investment. Asset allocation, Shri Roshan Raju ji, is a very complicated science, and it is best left to the experts. And according to ourselves, we can, like probably you were there or not there, I don't know. अपने लोगों को we must keep around 50% allocation long term fund का equity में रखना चाहिए, and 50% in debt. And you can make use of these products of all weather portfolio and value averaging, so that it works as an all weather portfolio. कि बाजार जब बढ़ रहा है तो you are taking the money out, you are putting in less money, and बाजार जब गिर रहा है तो you are putting more money in. So that value averaging strategy also works like an all weather. All weather का मतलब तो यही हुआ ना कि बाजार कुछ भी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, टोर्नेडो हो, I am safe and I am making decent returns. तो जितना भी मेरा जो भी कहानी है, जो भी हम चीज बताता है, अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल फ्रीडम, तो फाइनेंशियल फ्रीडम तो तभी मिलेगा ना जब हम लोग कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट करेंगे और रिटर्न बनाएंगे, ऑल वेदर पोर्टफोलियो बनाएंगे, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएंगे. तो ये जो ऑल वेदर पोर्टफोलियो जो आपको अभी दिखाया, गोल्ड, डेट, इक्विटी, इसको आप यूज कर सकते हैं. तो इसमें ऑटोमेटिक हो गया आपका ऑल वेदर पोर्टफोलियो. वो जो परसेंटेज आपका से आपका 50 रुपया में से आप 10-20 रुपया इसमें डाले, वो ऑल वेदर ऑटोमेटिक हो गया इक्विटी में, डेट में. और अगर आप म्यूचुअल फंड में करते हो वैल्यू एवरेजिंग के स्ट्रेटेजी में, तो भी वो जैसे जैसे बाजार बढ़ रहा है आपका पैसा निकाल रहा है, बाजार गिर रहा है तो पैसा ज्यादा डाल रहा है. दैट अगेन इज एन ऑल वेदर स्ट्रेटेजी. एंड वन मोर स्ट्रेटेजी विच आई विल गिव यू ऑन इन आवर 1-to-1 सेशन, कि उसमें थोड़ा सा आई विल टीच यू टेक्निकल एनालिसिस, वेरी लेस रेलिवेंट टेक्निकल एनालिसिस, जिससे कि आप अपना जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है और चाहे तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, उसको आप यू कैन मेक इट ऑल वेदर. ऑल वेदर का मतलब यही हुआ कि बरसात हो रहा है तो हमको फॉरकास्ट मिल गया, हम छत्ता लेके गया, हमारा मोबाइल नहीं भीगा, हमारा जूता नहीं भीगा, हम जो काम पे जा रहा था हम वो काम करके आ गया. हमको जहाँ पे बाजार 30% गिरा, मेरा पोर्टफोलियो 30% नहीं गिरा, मेरा पोर्टफोलियो 5% ही गिरा, या रेदर हमको 5% प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हम ऑलरेडी डेट में था. बाजार जब गिरा 30% तो हम 30% नीचे में बाई कर लिया, तो हमको वो प्रॉफिट हो गया. तो दैट कैन बी डन. वो बिलीवेबिलिटी, वो कन्विक्शन अपने को बनाना होगा अपने अंदर में, थ्रू engaging with me, through visualizing in meditation, कि you are taking all the right moves in your investment decisions and going through these strategies and reviewing it on a regular basis. Am I making sense, Sri Roshan Raju? Okay, thank you so much. We will connect for a 1-to-1 probably in the next week. So that time we will understand those things. So this is it, friends. Do corporate FD make sense? What to be the checklist for corporate FD? हम तो पर्सनली कॉर्पोरेट एफडी को एकदम भी पसंद नहीं करता है मुकेश जी, क्योंकि हम एक ही कंपनी में एक्सपोज्ड हो गया ना. अब जैसे बजाज फिनसर्व का लोग एफडी करते हैं, वो 7-7.5%, 7% देता है. लोग बोलते हैं बजाज फिनसर्व बहुत सेफ है. अरे भाई, वो क्या कर रहा है? वो आपका पैसा 7% में लेके 15%, 20%, 25%, 30% रिटर्न कमा रहा है, तो आप उसका शेयर ही खरीदो ना यार. हाँ, अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म नीड है तो आप डेट म्यूचुअल फंड में डालो, आप डाइवर्सिफाइड हो, अच्छा कंपनी का, HDFC का, कोटक का, जो बैंकिंग वाला जो म्यूचुअल फंड है, उसका डेट म्यूचुअल फंड में आप डालो, डाइवर्सिफाई करके थोड़ा क्रेडिट रिस्क में. आपका टाइम होराइजन भी इसमें काफी मैटर करता है. अगर आपका लॉन्ग होराइजन है तभी आपको शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन में उस तरह का लो ड्यूरेशन में डालना चाहिए. अगर आपको बहुत छोटा ड्यूरेशन है तो आपको लिक्विड में ही रखना चाहिए. तो कॉर्पोरेट एफडी तो उसमें टैक्स भी पूरा लगता है. कॉर्पोरेट एफडी में आपका टैक्स पूरा लगता है. आप टैक्स स्लैब में जो भी है 10%, 20%, 30% पूरा लग गया, तो आपका तो रिटर्न उतना और कम हो गया. वही आप अगर म्यूचुअल फंड के डेट में रखते हो तो 3 साल से ज्यादा में आप, तो हमसे शायद बेटर समझते हैं ये चीज,
आपको इंडेक्सिंग का बेनिफिट मिलता है, जहाँ पे आपका 30% टैक्स लगेगा एफडी में, वहां पे आपका इसमें शायद इंडेक्सिंग करके 10% से कम पड़ता है, तो वहां पे एक बहुत बड़ा आपको बेनिफिट मिल जाता है। हम तो कभी भी कॉर्पोरेट एफडी सजेस्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ दीज रीजन कि एक ही कंपनी में एक्सपोज्ड है, अगर वो अच्छा कंपनी है तो उसका शेयर खरीद लीजिए, और अच्छा भी है, और तभी भी अगर अपने को करना ही है तो आप म्यूचुअल फंड में करिए, तो उसमें अपने थोड़ा सा सेफ्टी मच मोर है, और लॉन्ग टर्म पैसा वो करने का दरकार ही क्या है, आप वैल्यू एवरेजिंग स्ट्रेटेजी में, ऑल वेदर स्ट्रेटेजी में डालिए, क्योंकि जब तक अपने अपना पैसा को अपने बेटा के जैसे, बेटी के जैसे प्यार नहीं करेंगे ना, तब तक अपने को उसमें अल्फा रिटर्न्स नहीं मिलेगा, और जब तक अपने को उसमें अल्फा रिटर्न्स नहीं मिलेगा ना, जब तक अपने बच्चे लोगों को करिकुलर एक्टिविटीज और मल्टी टैलेंटेड नहीं बनाएंगे ना, तब तक अपने बच्चे लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही अपना पैसा को जब तक आप प्रॉपरली ग्रो नहीं करेंगे ना, तब तक आप अपना ग्रो नहीं कर, आप अपना वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी वो लेटेस्ट चल रहा है, सब आप लोग अपने लोगों के घर में बच्चे लोग भी कर रहे होंगे, हमारा बच्चा तो किया था थोड़ा सा, वो कोडिंग वाला, क्या नाम है उसका, इफ आई एम नॉट गेटिंग इट राइट नाउ, कोडिंग बच्चा को सिखाता है 1-to-1 सेशन में, व्हाइट हेड जूनियर, व्हाइट हेड जूनियर, तो वो $150 मिलियन बोलता प्रॉफिट कमाया है लास्ट ईयर। बच्चा लोग को क्या, बच्चा लोग पाइथन और ये सब सीखेगा, 7 साल का, 8 साल का, 9 साल का बच्चा इतना इतना पैसा लेके इमोशन के साथ खेलता है। अब जैसे अपने लोग एंडोमेंट पॉलिसी में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, अपना इमोशन के साथ खेलते हैं, सर गारंटीड है, सर गारंटीड, बोले नहीं म्यूचुअल फंड में तो 12-15 मिलता है, सर गारंटीड है क्या, नहीं गारंटीड तो नहीं है, तो सर हम गारंटी देते हैं ना सर आपको, वो 6% को 9-10% करके दिखाता वो, मतलब सर आपका अजय बाबू कुछ बोलना आपको, तो वो बोलता है सर आपका बच्चा के लिए एक चाइल्ड प्लान ले लीजिए, आपका बच्चा का एजुकेशन के लिए, उसमें रिटर्न बैठता नहीं है कुछ, आपका बच्चा का टर्म लाइफ इंश्योरेंस थोड़ी चाहिए अपने को, बच्चा के लिए तो पैसा चाहिए, वो पैसा बनेगा म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में। इमोशन से खेल के मारता आदमी, इमोशन से खेलना चाहिए, लेकिन इमोशन से लोगों को इंस्पायर करके दुनिया में कुछ अच्छा करना चाहिए, जैसे मोदी भी बोलता है कि मेरा तो काम ही है लोगों को इमोशनल करना, लेकिन उससे देश बनाना। अब ये लोग इमोशन से खेल के पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट चेप देता है, और सबका सब इंडस्ट्री बदनाम होता है। तो ये व्हाइट हेड जूनियर जो चीज है, दे आर प्लेइंग विद इमोशन बट दे आर मेकिंग बिग मनी। तो वैसे ही लेकिन जितना भी जो अफोर्ड कर सकता है वो करता है, तो बच्चा का उसका कुछ ना कुछ तो टैलेंट डेवलप होता ही है ना, कंसंट्रेशन बढ़ता है, स्किल बढ़ता है, फायदा तो होता ही है, जितना पैसा ले रहा है उतना नहीं होता है, वो अलग बात है, लेकिन फायदा तो होता है, बच्चा जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए अच्छा है। तो वैसे ही अपना अपना जो पैसा है ना, उसको उसी तरह से आपको प्यार करना पड़ेगा कि थोड़ा सा और ज्यादा मिल जाए, थोड़ा सा और ज्यादा मिल जाए, नहीं नहीं सेफ रहे, घर के अंदर में कुछ नहीं होना चाहिए, तो क्या है वो फिर अपने कभी वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं कर सकते, अपने को हरदम दूसरा लोगों का सोच के चलना पड़ेगा, दैट इज द आइडिया। थैंक यू विवेक जी। और हम तो देखिए फ्रैंकली यही एक्सपेक्ट करता है आप लोगों को, अगर मेरा सेशन से वैल्यू मिला है तो जो भी लोग आप लोग जुड़ सकते हैं, तो आगे चल के यू पीपल एसोसिएट विथ मी एंड गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यू सर्विंग यू इन रियल एंड गेटिंग यू दिस काइंड्स ऑफ रिटर्न्स। तो मे बी जब 1-to-1 सेशन अगर होगा अपना, तो वी विल म्यूचुअल फंड का हम सारा स्ट्रेटेजी दिखा दिया है। डायरेक्ट इक्विटी का हमारा जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वो हम 1-to-1 में दिखाएगा, क्योंकि इसके अंदर में क्या होता है ना कि बोलते हैं ना, वो हर चीज का एक वजन होता है, तो कुछ कुछ चीजों का इतना वजन और इतना ब्यूटी होता है, इतना पावर होता है ना, कि उसको ऐसी जनरल में बता के फायदा नहीं है, क्योंकि सामने वाला कितना उसको सीरियसली ले रहा है और कितना प्रॉपरली उसको लेना चाह रहा है, उसके बिना उसको बता के फायदा नहीं है। कई लोग क्या है, ठीक है हर तरह के सिचुएशन में होते हैं, बट जब वो कमिटमेंट से अपने जब 1-to-1 में बैठते हैं, तो कायदा से जब उसको समझते हैं ना, तब उसका फायदा होता है। तो इसी के लिए हम वो मतलब जो होता है ना, गुरु शिष्य का जो ट्रांसमिशन होता है, उस तरीका से बढ़िया से वो चीज जब अपने एक दूसरे से डिस्कस करेंगे ना, तब उसका फायदा है, वो चीज इतना ब्यूटीफुल है। तो उसके लिए वो टेक्निकल इंडिकेटर जो हमको आप लोगों को सिखाना है, वो 1-to-1 सेशन के लिए रखा है, और हमारा जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वो 1-to-1 सेशन के लिए रखा है,
और अगर किसी को पीयर टू पीयर लेंडिंग में इंटरेस्ट होगा तो उस चीज को भी हम लोग 1-to-1 सेशन में करेंगे। और जितना आप लोग वो गोल प्लानर जो फर्स्ट दिन का गिव अवे था, कंजम्पशन प्लानिंग, गोल प्लानिंग, प्लान योर लाइफ, वन पिल फॉर ऑल इल, EYL पिल, वन पिल फॉर ऑल इल, प्लान योर लाइफ। तो आप जितना गहरा, देखिए आप लोग सोच रहे होंगे एक बार बार ध्यान में क्यों आ जाता है, क्योंकि जब तक अपने अपने अवेयरनेस में अपने आप को देखेंगे नहीं, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने टारगेट को, अपने कहाँ पे हैं, तब तक आप प्लान नहीं कर पाओगे लाइफ को। और जब तक आप क्लियरली अपनी गोल्स को, अपनी लाइफ को नहीं देख पाओगे, तब तक आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। तो जितने भी बड़े ये लोग हैं, चाहे टिम कुक है, चाहे टेस्ला वाला एलॉन मस्क है, चाहे आपका स्टीव जॉब्स था, चाहे जेफ बीजोस है, तो दे हैव देयर अलोन टाइम जहाँ पे दे विजुअलाइज एंड स्ट्रेटेजाइज विद देयर कोर टीम। सबसे पहले तो अपने साथ में क्लैरिटी आना चाहिए था, इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो वाला जो अपना शीट है, उस पर आप जितना काम करोगे, जितना अपना फैमिली से डिस्कस करोगे, जितना मेरे से डिस्कस करोगे, जितना और नॉलेजेबल लोगों से डिस्कस करोगे, उतना आपका विजन जल्दी रियलाइज होगा। प्लान योर लाइफ, वन पिल फॉर ऑल इन, प्लान योर लाइफ एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, जितना दूर तक। जैसे बोलते हैं जो सिद्ध महात्मा होते हैं, वो लोग अपना अगला जन्म का भी तैयारी करके जाते हैं। ये हमारे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का हम प्रवचन में सुना था, हमारे जो जैन आचार्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ, वो बोलते हैं कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं, और सदगुरु भी शायद बोलते हैं, शायद सदगुरु के मुंह से सुना होगा, आई एम नॉट श्योर, कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो अपना अगला जन्म का तैयारी इस जन्म से करते हैं। और जो हम लोग अपने लाइफ के शुरू के 40-50 साल में करते हैं, उस टाइम पे डिसाइड हो जाता है अपना अगला जन्म कैसा होगा। तो आप जितना दूर तक अपना प्लानिंग करेंगे ना, उतना आप अपने आप को ट्विक करके, प्रिपेयर करके ग्रो कर पाएंगे। We have got only 1.5 minutes left. इसके बाद में we will have to rejoin, or maybe we will call it a day. Good night, Ajay Babu. Thank you so much. Thank you, Roshan ji. Okay, Vivek ji. Thank you so much. See you tomorrow. Thank you, Mukesh ji. Thank you, Ashish. जब बोलेगा आशीष, आई एम ऑलवेज देयर, नो इशू फॉर यू। तुम्हारे लिए तो है ही, बाकी सबके लिए है, तो तेरे लिए पहले है, नो इश्यूज एट ऑल। थैंक यू रोशन भाई, वी विल सी यू टुमारो, ऑफ कोर्स आशीष, एनी टाइम। अपना सेशन 1 मिनट में अभी खत्म हो जाएगा, तो शैल वी कॉल इट ए डे और शैल वी रिकनेक्ट? सो लेट्स कॉल इट ए डे। अपने फिर कल मिलते हैं गाइस 8, 5, 10 पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।